अच्छा, अभी आ रहे हैं। ओके, चलिए। तो ये जो अनुच्छेद एक ऑफ अनुच्छेद एक, या जिसको आप आर्टिकल्स कहते हैं, अनुच्छेद एक भारतीय संविधान का यह कहता है कि इंडिया भारत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसमें ये लिखा गया है, इंडिया डेट इज सॉरी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब कि इंडिया डेट इज भारत। आपको यहाँ दो नाम लिखा है, इंडिया भी है, भारत भी है, और ये राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट। कहने का मतलब हुआ कि भारत में कि यहाँ आपका बिहार है, यहाँ आपका यूपी है, यहाँ उत्तराखंड है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, राजस्थान है, ये आपका यूपी हो गया। इधर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ उड़ीसा है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है, यहाँ गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरला है, तमिलनाडु है, और ये आंध्र प्रदेश है। ये भारत का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन है। कहने का मतलब कि इसमें दो बातें लिखी गई हैं कि भारत के जितने भी राज्य बने हैं वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी भारत के बीच जितने भी राज्य बने हैं वो आपसी सहमति से, यानी किसी प्रकार का इस संदर्भ में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। यूनियन एक संघ बनाने के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है, पहली बात। संघ, और ये जो राज्य हैं जो भारत के, ये संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते। आपका जैसे कि यूएसए है, यूएसए में 50 कंट्रियों का एक समूह है, 50 राज्यों का एक समूह है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है। इसमें जितने भी 50 के 50 जितने भी राज्य, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है कि वो कभी भी भविष्य में जो राज्य है, यहाँ पे जो कंट्रीज राज्य है वो संघ से, उसके फेडरेशन से अलग नहीं होती। इनके भी समझौता हुआ है, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है यूएसए में। लेकिन भारत के राज्यों में किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये कहने का मतलब है ये एक संघ समूह है। दूसरी विशेषता, आप जानते होंगे कि भारत में राज्य संघ को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये जो संघ है, राज्यों का जो संघ है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर किसी दो राज्य के बीच के क्षेत्र ले ले, किसी दो राज्यों के बीच का कुछ क्षेत्र और एक नया राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, यानी भारत के संघ के अंतर्गत जो राज्य विद्यमान है, जो राज्य मौजूद है, उनको हम तोड़ सकते हैं, उनको हम विभाजित करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि 2014 में हम यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा हमने एक नया राज्य तेलंगाना बनाया। आपने क्या देखा कि हमने एक ही राज्य से दो राज्य का निर्माण किया।
वर्तमान में जो तेलंगाना राज्य है उसका निर्माण 2014 में हुआ है। हमने एक ही राज्य को विभाजित करके एक नया राज्य बनाया जिसका नाम हुआ तेलंगाना। यानी भारत के संदर्भ में भारत विभाजित राज्यों का, भारत के संदर्भ में एक कथन आता है विभाजित राज्यों का, यानी राज्य को तो विभाजित कर रहे हैं लेकिन हम अविभाजित संघ है, अविभाजित संघ है, भारत के संदर्भ में कहा जाता है। वैसे ही यूएसए के संदर्भ में जो आपका यूएसए है वो अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। यहाँ जितने भी स्टेट हैं उनको तोड़ करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिला के या उनके क्षेत्र लेकर के एक नए राज्य का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं यूएसए में। लेकिन और दूसरी चीज, यहाँ जो संघ, ये जो राज्य है ये संघ से, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कभी भी फ्यूचर में अलग नहीं होंगे। ये एक एग्रीमेंट किया गया, समझौता किया गया इन राज्यों के बीच। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के बीच, भारत में जो मौजूद जितने भी राज्य हैं उनके बीच किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए भारत के संदर्भ में अगर कोई दो राज्य है, जैसे ये बिहार झारखंड, पहले दोनों संयुक्त थे, अभी वर्तमान में ये दो राज्य हैं। यानी आपने क्या देखा कि दो राज्यों के क्षेत्र को लेकर के, एक राज्य के क्षेत्र को लेकर के हमने एक नया राज्य का निर्माण कर दिया। इसलिए भारत में विभाजित राज्य, यानी राज्य को तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन जो संघ का निर्माण किया गया है राज्यों से, इसको हम कभी भी विभाजित नहीं कर सकते। संघ को लेकर राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसमें आर्टिकल 1 में 3 प्रकार के राज्य की बात की गई है। एक, जो संघ के राज्य हैं, संघ के राज्य क्षेत्र। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, वैसे राज्य जिनका अधिग्रहण भविष्य में या जिनको अधिग्रहित कब फ्यूचर में किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा 2015 में, आई थिंक 2015 में हमने बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश को दो 2015 में बांग्लादेश से हमने, एक मिनट, यस, 2015 में हमने बांग्लादेश से 111 एनक्लेव हमने अपने भूभाग को, जो वेस्ट बंगाल में स्थित थे, 3 राज्य वेस्ट बंगाल में जो में क्षेत्र में स्थित थे, 111 ऐसे क्षेत्र को हमने बांग्लादेश को दिया। और उससे हमने 55 ऐसे क्षेत्र को जो बांग्लादेश में थे और भारत की बाउंड्री पे लगते थे, हमने उन जो 55 ऐसे क्षेत्र का अधिग्रहण किया और हमने 111 वैसे क्षेत्रों को हमने बांग्लादेश को दिया। तो वैसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण कभी भविष्य में होगा वो भी भारत के संघ राज्य, भारत के संघ कहलाएंगे, राज्यों की श्रेणी में आएंगे, वो भी भारत ही कहलाएंगे वैसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण भारत के द्वारा कभी फ्यूचर में किया जाएगा। तो इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। एक तो यूनियन के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और वैसे क्षेत्र जिनका भविष्य में कभी अधिग्रहित किया जाएगा। क्लियर, समझ आ गई? आर्टिकल, संघ में समूह, आप यू क्या बोलो, यूनियन, राज्यों से मिलकर के बना हुआ एक, जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली हम कब कहते हैं जब ये फादर मदर बच्चे सब आपस में मिलजुल करके रहे, हम उसको एक वर्ड दे देते हैं फैमिली। जब यही लोग अलग अलग रहेंगे तो हम उनको क्या कहते हैं, पर्सन,
करते हैं। जब यही लोग इंडिविजुअल अलग अलग ग्रुप में रहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? पर्सन कहते हैं। जब ये समूह में आ जाते हैं तो फैमिली हो जाती है। फैमिली से बड़ा होता है आपकी सोसाइटी, होता है। वैसे ही जब ये राज्य आकर के एक साथ मिल करके किसी समूह का निर्माण कर रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं संघ। क्लियर? दिखाने की जरूरत है कि क्या हो गया। ये लिख लिया है, लिखिए। लिखिए, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। ये लिख लिया? ये लिख लिया? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, इसके नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। हम्म, राज्यों का संघ, राज्यों का एक संघ है अर्थात इसमें दो बातें निहित हैं। अर्थात इसमें दो बातें निहित है। हाँ, निहित यानी शामिल है। इसमें दो बातें निहित है। पहला कि भारतीय राज्य, ये जितने भी राज्य हैं, भारतीय राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। समझ आई बात? क्या है ये समझौता? यानी कि हमने ये कंपैरिजन कर दिया कि ये आपका भारत है, भारत के साथ मैंने आपका यूएसए से भी कंपैरिजन बता दिया कि यूएसए में जितने भी ये 50 के 50 जो स्टेट हैं, यूएसए में 50 स्टेट है, इनके बीच एक प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है 50 स्टेट के बीच। लेकिन भारत में जितने भी राज्य हैं उनके बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। क्लियर? दूसरी चीज, यहाँ पे जितने भी राज्य हैं एक समझौता करके एक प्रकार का फेडरेशन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में जितने भी राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते कभी भी फ्यूचर में। यहाँ पे अलग होने के प्रावधान है भी नहीं। जैसे कि अभी आप हाल ही में चर्चा में रहा आपका वॉशिंगटन डीसी है, उसको 51वां स्टेट बनाने के लिए यूएसए की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है। पढ़ा है न्यूज में? एक अलग सा कंट्री बनाने के लिए, एक अलग सा स्टेट बनाने के लिए वहां एक बिल पास किया जा रहा है जो 51वां कंट्री हो। अभी देखिए वो बनता है कि नहीं बनता है, वो फ्यूचर का बात है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ यूएसए में जितने भी राज्य हैं वो एक प्रकार का समझौता हुआ है इनके बीच। लेकिन जो भारत के राज्य है वो खुद भारत में शामिल होने की उनकी इच्छा है। जब भारत आजाद हुआ था स्वतंत्रता के बाद तो
इसमें जितने भी राज्य हैं उन्होंने आकर इसमें शामिल हो, तो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो पहला पॉइंट रहा कि भारतीय राज किसी समझौते का परिणाम नहीं है। सेकेंड पॉइंट, भारतीय राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। भारतीय राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। यानी जितने भी राज्य हैं ये मिलकर के संघ का निर्माण कर रहे हैं, इंडिया अर्थात भारत। इसमें दो बातें, एक तो इंडिया जो कि भारत का नाम है, और दूसरी भारत की प्रशासन किस प्रकार से होगी, प्रशासनिक गतिविधि, इसके बारे में भी इसमें, यानी कि इसकी जो राज पद्धति होगी जो भारत की, वो कैसी होगी, ये भी ये वर्ड दिखाता है कि इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का जो समूह है, वो राज्य का तो नाम है भारत, लेकिन उसकी राज पद्धति क्या है, ये भी ये अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद बताता है। क्लियर? लिखिए एरो दे करके स्टार मार्क। नहीं हो सकता। ये क्या कल के डेट में ऐसा कह सकता है कि बिहार की हमको एक अलग कंट्री बना दो? सोच के देखो। बिहार क्या कहेगा भारत से कि भारत हमको अलग कर दो और हमको एक कंट्री बना दो? ऐसा नहीं हो सकता है। जितने भी राज्य है वो आपस में है, समूह से मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। क्लियर? क्लियर? स्टार मार्क करके एक न्यू वर्ड लिखिए। संविधान की पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची में संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के नाम आदि का उल्लेख किया गया है। राज्यों, संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश आदि का उल्लेख किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में, अच्छा ओके, संविधान की पहली अनुसूची में, हाँ थर्ड पॉइंट, संविधान की पहली अनुसूची में संविधान की पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। आप केंद्र शासित प्रदेश को ऐसे भी तो लिख सकते हो, यूनियन टेरिटरीज, याद रहेगा? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, नहीं याद रहेगा? ओके, चलिए। तो संविधान की पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का आदि का वर्णन किया गया है, आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में, वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में 28 स्टेट एंड एक यूनियन टेरिटरीज हैं।
28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 2021 वहां कर लेना, मे बी कभी फ्यूचर में कुछ चेंज होता है तो वो आपको पता है। नेक्स्ट चलिए, पहला आर्टिकल आपको समझ आ गया। ये एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में पूछे या ना पूछे, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल फर्स्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के भाग प्रथम, आपको बताया था अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने से पहले कि भारत में 3495 आर्टिकल्स है, 25 भागों में विभाजित है, और मूल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 22 भाग है। तो भाग प्रथम में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जिसके अंतर्गत 4 आर्टिकल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आर्टिकल 2। इसमें संसद यानी संसद को शक्ति दी गई है कि वो ऐसे विधि या निबंधन या ऐसी शर्तों का निर्माण करे, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसी विधि, ऐसे निबंधन या ऐसी शर्तों का निर्माण करे जो वो उचित समझे, ऐसी शर्तों का निर्माण कर वो नए राज्यों नए राज्यों नए पहले समझ लेते हैं, नए राज्यों को संघ में शामिल करना, और दूसरा नए राज्यों का गठन करने का प्रावधान किया है। यानी आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संसद को यह अधिकार है किसी राज्य का निर्माण करना या किसी राज्य का गठन करना। ठीक है, किसी नए राज्य के निर्माण या नए राज्य के गठन करने के लिए ये अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है कि वो ऐसी विधि का निर्माण करे जिसके द्वारा नए राज्यों को संघ में शामिल कर लिया जाए। जैसे तेलंगाना हुआ, तेलंगाना एक नया राज्य हुआ, इसको हमने संघ में शामिल कर लिया आर्टिकल 2 के तहत। नए राज्यों का गठन करने का जो प्रावधान है ये भी आर्टिकल 2 के तहत है। तो ये जो आर्टिकल 2 है वो संसद को अधिकार देता है नए राज्यों का निर्माण और उसके गठन करने से संबंधित। क्लियर। अब नए राज्यों का गठन करने से संबंधित, जैसे कि आप मान लो, इसका एग्जाम्पल समझ आ गया, तेलंगाना नए राज्य आपने बनाए और संघ में शामिल कर दिए। नए राज्य का गठन का मतलब जैसे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पुनर्गठन अधिनियम। एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज हमने बनाई, 2 यूनियन टेरिटरीज का हमने किया। तो आर्टिकल 2 के तहत हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 2, इसका हमने यूटिलाइज करके, इसका उपयोग करके हमने अभी 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, और इसके तहत हमने 2 यूनियन केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो नए राज्यों का हमने गठन भी किया ना, और नए राज्य का संघ में शामिल भी कर लिया यूनियन टेरिटरीज में, सॉरी स्टेट्स में। क्लियर ये बात? लिखिए, समझ आई? हम्म, नहीं, संसद किससे मिलकर के बनी संस्था है? संसद का निर्माण किससे होता है?
फर्स्ट डे आपको मैंने कल फर्स्ट डे ही कुछ बेसिक्स बताई थी, बताया था कि पार्लियामेंट लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलकर के बनती है। संसद यानी कानून निर्माण की सबसे सर्वोच्च संस्था है भारत में, पूरे भारत के लिए ये काम करती है। स्टेट, ये जो बिहार राज्य है, इस क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र में, यानी यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की व्यवस्था बनाना है इस राज्य में, इस क्षेत्र के लिए, तो यहाँ बिहार की विधानसभा मौजूद है। अब बिहार की विधानसभा यूपी की भी या यूपी वाले क्षेत्र पे कानून तो लागू नहीं कर सकती। आपका घर है, क्या आपने अपने घर में जो कानून बनाया है, क्या आपसे सटा हुआ जो घर है उस पे भी लागू करोगे? नहीं करोगे ना। वैसे ही मान लो ये बिहार है, अगर बिहार ने अपने राज्य में कोई कानून बनाए, क्या वो अपने पड़ोसी के नेबर वाले राज्य में क्या वो कानून लागू कर सकता है? नहीं। ये सिर्फ इतने ही दूर में, ये जितना इसका आपकी फैमिली का जितना एरिया है उतने ही दूर में आपका दायरा है। ये दूसरे की बाउंड्री है, ये दूसरे का दायरा है। बस आप इतना फैमिली पे जाओ, फैमिली देख लिया और नेबरहुड देख लिया। अब बिहार पे आओ। बिहार में कोई कानून इतने क्षेत्र के लिए बनता है जितना बिहार का एरिया है। यूपी में जो कानून बनेगा यूपी के क्षेत्र वालों के लिए बनेगा। जो पार्लियामेंट है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात, ये पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। क्लियर? इसका जो कानून है वो हर एक स्टेट के लिए एक है, लेकिन हर एक स्टेट, ये जो घर है, हर एक स्टेट का अपना कानून होता है। लेकिन पूरा आपका एक स्कूल है, ठीक? स्कूल में हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। अब स्कूल में अलग अलग क्लास होते हैं अलग अलग क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में उसमें सेक्शन वाइज होते हैं। अब क्लास टीचर भी अलग होते हैं। चलिए मान लीजिए उनको आप वहां का गवर्नर बना दीजिए, चीफ मिनिस्टर बना दिए क्लास 1 का, क्लास 2 का अलग चीफ मिनिस्टर। क्लियर? ये जो क्लास 1 है ये अपने ही क्लास तक के लिए कानून बनाएगा ना, कि क्लास 2 के लिए भी कानून बनाएगा? तो सेम एज इट इज, ये जो बिहार है ये अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा, ना कि यूपी वालों के लिए कानून बनाएगा। ये बात क्लियर? यहाँ पे जो कानून का निर्माण कर रहा है वो यहाँ की विधानसभा है। और ये जो प्रिंसिपल है, मान लेते हैं एबीसी हम स्कूल है, ये पूरे स्कूल के लिए इसके जितने भी ब्रांच होंगे अलग अलग स्टेट में, मान लेते हैं एबीसी का, वो सभी के लिए ये कानून बना रहा है, हेड। ठीक है ना? ये जो इसका हेड है ये सभी के लिए कानून बना रहा है। वैसे ही आपकी जो पार्लियामेंट है ये पूरे भारतवर्ष के लिए कानून का निर्माण करती है। क्लियर? अब इसमें ये जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर के जो बनी संस्था है, इसमें ये उच्च सदन है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा के लिए आप वोट नहीं करते। आपने कभी देखा है कि राज्यसभा में जो भी व्यक्ति गए हैं उनमें वोट आपने दिया हो? नहीं। आप कभी भी राज्यसभा के लिए वोट नहीं करते। आप जो वोट करते हैं वो लोकसभा के लिए, जो कि निम्न सदन है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। इसमें आप वोट करके आप पीएम बनाते हैं। जब भी कोई बिल आता है इसमें जो सदस्य हैं इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। पर यहाँ राज्यसभा, यहाँ राज्यों से चयनित होकर के कोई व्यक्ति यहाँ आता है राज्यसभा में। लोकसभा में आप यहाँ इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को भी
आप अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली आप प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं भारत में, उनका भी इलेक्शन होता है। जब हम पार्लियामेंट की चैप्टर पे आएंगे तो हम बताएंगे कि लोग कैसे इसका इलेक्शन होता है। यहाँ बस आपको ये समझना है कि जो पार्लियामेंट है उसमें जितने भी सदस्य हैं, अगर लोकसभा के होते तो लोकसभा के पैरामीटर पे चलेंगे, राज्यसभा के तो राज्यसभा के पैरामीटर पर चलेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कानून बनाना है तो वो बिल लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई बिल, यानी बिल मतलब कोई एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है, कानून बनता है। Isn't it clear? ये बात समझ आ गई? लिखिए लिखिए अनुच्छेद 2। तो याद कैसे? कहाँ? हाँ ये भी लिखना है, हम आपको संसद अनुच्छेद 2 लिख लिया। संसद को यह शक्ति, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो ऐसे विधि, संसद को शक्ति दी गई है कि वो ऐसे विधि, निबंधनों एवं शर्तों, ऐसी विधि या ऐसे शर्तों, कॉमा, या ऐसे शर्त जो वह उचित समझे, जो वह उचित समझे, कॉमा के बाद जो वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश व गठन, व गठन कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश व गठन कर सकती है। अब इसमें दो वर्ड था, नए राज्यों का संघ में शामिल होना और नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का संघ में शामिल होने का एग्जांपल आपको बताया, जैसे कि तेलंगाना का राज्य, कि तेलंगाना हमने बनाया, और नए राज्यों का गठन यानी कि आपको जम्मू कश्मीर से हमने यूनियन टेरिटरीज बना दी किसी भी संस्था को, या कोई यूनियन टेरिटरीज को हमने 1987 गोवा का दर्जा दिया, एक स्टेट बना दिया। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो पहले यूनियन टेरिटरीज थे और हमने उनको एक स्टेट का दर्जा दिया। आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। वर्तमान में ये सारे राज्य हैं। ये पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी, ये पहला ऐसा स्टेट है जिसको हमने यूनियन टेरिटरीज बनाया है। इससे पहले अब तक कोई भी ऐसी यूनियन टेरिटरीज नहीं जिसको हमने स्टेट का दर्जा दिया हो। सॉरी, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं हो जिसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया हो। क्लियर? जम्मू कश्मीर क्या था, एक स्टेट था, उससे हमने यूनियन टेरिटरीज बनाई है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 2, अगर कभी भी फ्यूचर में आप देखते हो कि कोई स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है या किसी नए राज्य से, एक एक राज्य से लेकर के किसी दूसरे राज्य का निर्माण किया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3, इसमें फिर से संसद को शक्ति दी गई है कि वो राज्यों के पुनर्सीमांकन, राज्यों के पुनर्सीमांकन का कार्य कर की व्यवस्था करे, राज्यों के पुनर्सीमांकन की व्यवस्था करे।
यानी कि इसमें कुछ बिंदु है। संसद को ये शक्ति है कि वो किसी, पहला है कि वो किसी दो राज्य, यानी ये आपका बिहार हो गया, ये आपका यूपी हो गया, ये झारखंड हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ मध्य प्रदेश है। क्लियर? यानी संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी दो राज्य के कुछ क्षेत्र को लेकर के एक नए राज्य का निर्माण, दो या दो से अधिक राज्यों, यानी मान लेते हैं हमने कुछ पार्ट झारखंड का भी ले लिया इसमें, संसद को यह अधिकार है कि वो कोई दो राज्य या राज्यों के बीच क्षेत्र या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्र को लेकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। क्लियर? दूसरा, अनुच्छेद 3 के तहत ये भी प्रावधान है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, किसी भी राज्य के नाम को भी परिवर्तित कर सकती है। ये संसद को अधिकार है कि वो दो या दो से अधिक राज्य या नए राज्य से लेकर के एक नए राज्य का निर्माण करे, वो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा दे या सीमा को घटा दे, या राज्यों के नाम को सॉरी राज्यों के नाम को वो परिवर्तित कर दे। ये संसद को अधिकार प्राप्त है। लेकिन इस प्रकार के जितने भी पुनर्सीमांकन की जो व्यवस्था होगी वो संसद, इस प्रकार का जितना भी विधेयक होगा वो संसद राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही आपकी संसद में पेश होगा। अगर कोई राज्य है, राज्य राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, यानी कि कोई विधेयक अगर संसद में लाया जाता है, यानी किसी के क्षेत्र, मान लेते बिहार है, मान लेते हैं कि बिहार है, इसके क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना है, तो हम किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र को लेंगे, क्योंकि पूरे भारत में अपने अपने पूरे भारत का डिस्ट्रीब्यूशन है राज्यों के बीच। तो अगर हम इसकी क्षेत्र की सीमा को बढ़ाते हैं तो इससे संबंधित जो विधेयक लाएंगे हम संसद में, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और उस राज्य की विधानसभा की सहमति से हम ऐसे विधेयक को संसद में पेश करेंगे और संसद के द्वारा पारित करने के बाद उसके क्षेत्र की सीमा या घटा सकते हैं, या उसके नाम, राज्य के नाम, जैसे बिहार है, कल को मान लेते आपको, कल के डेट में ये उत्तराखंड जो अभी वर्तमान का है वो पहले उत्तरांचल हुआ करता था, उत्तरांचल का नाम बदल करके हमने उत्तराखंड रखा। अब इसके नाम को, किसी राज्य के नाम को अगर हम परिवर्तित करें तो वो आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में देखा आपने कि इलाहाबाद में डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद, जिसका हमने नाम परिवर्तित करके प्रयागराज रखा। सुना होगा। कैसे किया हो? क्या हमने इस आर्टिकल 3 का यूज किया? नहीं। किसी भी राज्य में वहां के जिला का नाम को चेंज करने का अधिकार, किसी भी राज्य के जिला के नाम को चेंज करने का अधिकार वहां की विधानसभा को होता है। यानी यूपी में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है तो वहां की विधानसभा करेगी। ठीक है? फिर अगर मान लीजिए बिहार में कल के डेट में मुजफ्फरपुर का नाम चेंज करना है तो हम पार्लियामेंट के पास नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? विधानसभा। बिहार की विधानसभा ही बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, किसी ब्लॉक का नाम चेंज कर सकती है। लेकिन अगर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है तो हम आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत संसद ये काम करेगी, ना कि वहां की राज्य की विधानसभा करेगी।
क्लियर? चलिए कुछ पूछते हैं। हम्म। बुआ। अच्छा चलिए ये बताइए, आप मोतिहारी में हो। अब मोतिहारी में जाकर के आप कभी देखा है वहां की डिस्ट्रिक्ट में कि कोई विधानसभा बैठी हो? कभी देखा है? नहीं पता। हर एक राज्य की अपनी विधानसभा है, यानी एक, जो कि इसकी राजधानी पे बैठती है, इसकी कैपिटल, बिहार की कैपिटल पटना, वहां में एक विधानसभा है। वहां पे इस पूरे क्षेत्र का क्या जो पार्लियामेंट है वो एक है या अनेक है? पार्लियामेंट कहाँ एक है ना, वो दिल्ली में बैठी है, दिल्ली में है, दिल्ली में उसकी ब्रांच है। वो हर एक स्टेट में तो नहीं है। वैसे ही कानून के निर्माण की जो संस्था है, अब आपकी फैमिली है, तो फैमिली में कानून बनाने में दो पापा है या दो मम्मी है? एक ही है ना। तो ये जो टैलेंट है फैमिली में, वो एक ही है ना, एक ही जगह बैठ के कानून बनाते हैं ना। बस आप इस फैमिली को यहाँ सेंट्रल लेवल पे पुट आउट कर दीजिए तो आपका पार्लियामेंट हो गया, कानून बनाने की संस्था। स्टेट में पुट आउट कर दीजिए तो आपकी विधानसभा हो गई। क्लियर? तो एक ही जगह बैठेगी, ये हर राज्य की राजधानी में वहां की विधानसभा और विधान परिषदें होंगी, जो कानून निर्माण करने की संस्था है। क्लियर? ये भी आपने जान लिया। कभी भी फ्यूचर में पूछे कि किसी भी राज्य की जिले के नाम को परिवर्तित करने से संबंधित विधेयक निम्न में से कौन सा सदन पारित करता है? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, विधानसभा? तो क्या होगा? जिस क्षेत्र की है उस क्षेत्र की विधानसभा पास करेगी। जैसे कि आपको बताया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, तो इस प्रयागराज का जो हमने नाम रखा प्रयागराज, ये हमने, ना कि आप ये जो बिल लाया गया होगा ये यहाँ की विधानसभा ने ला के पारित किया है, ना कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पूरे देश का कानून बनाती है, विधानसभा उस स्पेसिफिक एरिया के लिए कानून बनाती है। क्लियर? लिखिए। अब क्लियर हो गया? ओके। आर्टिकल 3 लिख लिया? इसमें ये लिखिए, संसद को शक्ति प्रदान, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत के संघ में, यानी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत के संघ में राज्यों की पुनर्सीमन, राज्यों के पुनर्सीमांकन की व्यवस्था करें। इसके लिए संसद को निम्न शक्ति, इसके लिए संसद को निम्न शक्ति अधिगृहित है। इसके लिए संसद को निम्न शक्ति अधिगृहित है। अधिगृहित यानी ये अधिकार संसद के पास ऑटोमेटिकली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है पार्लियामेंट को। निहित आप समझ लो। देखिए हर सब्जेक्ट के कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर के अपने वर्ड्स है, आपकी पॉलिटी के अपने वर्ड्स है, ज्योग्राफी के अपने वर्ड्स है। हर एक सब्जेक्ट का कुछ अपना एक वर्ड होता है जिसको आपको पॉलिटी में यूटिलाइज करना होता है। वैसे ही ये अधिगृहित है।
या निहित है, ये ऐसे पॉलिटिकल वर्ड है जो कि आपकी पॉलिटी ये राजनीतिक भाषा में यूज होते हैं। क्लियर? पहला, पहला, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, पहला पॉइंट है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, या दो राज्यों के राज्य क्षेत्र, दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को अलग करके, या दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को अलग करके नए राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों का निर्माण करना, भागों को अलग करके, उसके क्षेत्र के भाग को, उसके पार्ट्स को अलग करके नए राज्य का निर्माण करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना, किसी राज्य, तीसरा पॉइंट, किसी राज्य की सीमा को घटाना, किसी राज्य की क्षेत्र में बढ़ोतरी करना, या किसी राज्य की सीमा को हटाना, या किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना, किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना, किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना, किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना। हो गया। अब एक स्टार बनाइए और उस स्टार में लिखिए, स्टार मार्क दीजिए, लिखिए किसी राज्य की, किसी राज्य की, किसी राज्य के जिलों के नाम, किसी राज्य के जिलों के नाम को परिवर्तित करने का अधिकार, किसी राज्य के जिले के नाम को परिवर्तित करने का अधिकार उस राज्य की विधानसभा को है, उस राज्य की विधानसभा को है। किसी राज्य की विधान, क्या होता है, किसी राज्य की जिला के नाम को परिवर्तित करने का अधिकार संबंधित विधानसभा या उस राज्य की विधानसभा को है। लिख लिया। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है कि किसी भी, आर्टिकल 4 ये कहता है कि किसी भी राज्य की सीमा या उसके क्षेत्र के निर्माण से संबंधित, या किसी भी राज्य की सीमा या उसके नामों के परिवर्तन, ये मान लेते हैं राज्य है, की सीमा या इसके नाम में परिवर्तन के करने से संबंधित किसी प्रकार का जो बिल लाया जाता है, किसी प्रकार का जो विधेयक, वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ आ गया?
समझ आ गया? नहीं, आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर किसी राज्य में इसके मान लीजिए इसकी सीमा को यहां से यहां तक बढ़ाना है, तो इसके लिए कानून बनाने के लिए क्या होता है, हम पहले कोई बिल लाते हैं, कोई विधेयक लाते हैं, कोई विधेयक लाते हैं, मतलब कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार नहीं करते हैं। कभी घर में नहीं देखते, आप अपने शेड्यूल बनाते हो हर दिन, इनको इतने बजे सुबह ये पढ़ना है, इतने बजे को ये खाना है, इतने बजे ये लिखना है, ये शेड्यूल बनाते हो, एक ड्राफ्ट तैयार करते हो, फाइनल कंक्लूजन से निकलने से पहले एक प्रकार का ड्राफ्ट आप बनाते हो, फिर आप उसको फ्रेश करते हो, लिखते हो, हर दिन की दिनचर्या बनाने के लिए एक पहले आप ओवरव्यू लेते हो, फिर उसके बाद मेन ड्राफ्ट बनाते हो। तो यही समझ लो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसा राज्य है उसकी सीमा को बढ़ाना है, तो उससे संबंधित जो बिल है, ये जो बिल है जो लाया जाएगा विधेयक, ये आपके अभी हम आर्टिकल 4 पर हैं, इसी तरह आर्टिकल 368 है, जिसके तहत संविधान में लिखी गई अगर कोई प्रावधान है उसमें संशोधन किया जाता है। संशोधन मतलब एक प्रकार का बदलाव, कुछ चेंजेस। मान लेते हैं ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका आर्टिकल, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में फर्स्ट आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। अब मान लेते हैं आर्टिकल 3 के क्लॉज 1 इसका सब क्लॉज है, ऐसे लिखते हैं हम, 3 का भी कुछ पार्ट्स होंगे, लिखते हैं ऐसे, इस तरह से लिखते हैं, समझ आ रही है? ये जो पार्ट्स है, अगर हम मान लेते कभी हमको फ्यूचर में आर्टिकल मान लेते 3 है, 4 है, 5 है, 5 का 1 हो गया, 5 का 1, 5 का 2 हो गया। मान लेते हैं कभी फ्यूचर में हमको आर्टिकल 5 के सब क्लॉज, इसको सब क्लॉज कहते हैं, सब क्लॉज 2 में हमको कुछ चेंज करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, आपको बताया था कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल्स है, इस 395 आर्टिकल्स में हमको पांचवा आर्टिकल में कुछ समय के हमको कुछ चेंज करना है या कुछ नई चीज जोड़ना है, तो इसके लिए हम संविधान संशोधन करते हैं। क्लियर? जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, यानी संविधान में कुछ बदलाव करने के लिए कुछ अमेंडमेंट करते हैं। इस आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने का आर्टिकल है, यानी अगर हमको इसमें चेंज करना है तो हम आर्टिकल 368 का उपयोग करेंगे और इसमें चेंज करेंगे। क्लियर? समझ आ रही है? बाउंस तो नहीं कर रहा। चलो, तो आर्टिकल 3 अभी बहुत पब्लिक सर्विस कमीशन में पीटीएम मुझे जा चुका है कि संविधान संशोधन निम्न में से कौन सा आर्टिकल है, किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आर्टिकल 368 का उपयोग करके हम संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब ये जो संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है, किसको दिया गया होगा? ये जो अधिकार है ये किसको दिया गया होगा? ये अधिकार संसद के पास है। पार्लियामेंट ही किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है। ये जो राज्य है, क्या राज्य का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं है ना? चलो गुड, ये राज्य के पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी राज्य के पास जब नहीं तो इसके पास कोई अधिकार भी नहीं होगा इसमें कुछ चेंज करने का। पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात भी क्लियर है। अब इसमें किसी प्रकार चेंज करना है तो ये अधिकार हमने दे दिया है संसद को।
ये बात भी क्लियर हो गई? ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपको बताया संविधान संशोधन, मतलब संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी हमने संसद को दे दिया, ये बात एकदम क्लियर है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नए राज्य का निर्माण, नए राज्य के किसी क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना, ये मान लीजिए आपका बिहार है और इस बिहार राज्य की मान लेते हैं कि इसकी सीमा, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी सीमा को हमको इंक्रीज करना है। क्लियर? तो इससे संबंधित जो हम बिल लाएंगे वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में वो संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इस प्रकार का जो विधेयक होगा वो साधारण बहुमत से पारित किया गया होगा, यानी सिंपल मेजॉरिटी। अब ये सोच रहे होंगे, पहले तो मैम ने बताया संविधान संशोधन, फिर विधेयक, फिर संसद को भी बता दिया, अब ये क्या ला दिया? सिंपल मेजॉरिटी। यही सोच रहे हो, है ना, कि अब ये क्या आ गया? ये है कि आपको बताया कि किसी भी राज्य की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करने से संबंधित अगर कोई बिल आते हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, यानी इस प्रकार का कोई भी बिल बिना आर्टिकल 360 का उपयोग करके हम कर सकते हैं। यानी कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि 50 सदस्य प्लस 1, सिंपल मेजोरिटी यानी सामान्य साधारण बहुमत। आप जानते हैं कि कोई भी कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। क्लियर? अब कोई भी बिल, मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार का बिल हो वो आप जैसे अपने घर में अपनी शेड्यूल बनाते हैं, ये टाइम टेबल होगा एक प्रकार का। मान लेते हैं घर में कुछ लॉ बनाने कि भाई आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो एक प्रकार का टाइम शेड्यूल होता है कि भाई 6 बजे बाद बाहर नहीं जाना, 7 बजे के बाद आप इतना नहीं जाना, 8 बजे खाना खाना, होता है हॉस्टल लाइफ में, होता है। अब मान लेते हैं ये जो आपकी ऑथर है, जो आपकी हेड है, वो कोई बिल ला रही है, आप ये मान लो ये भी पार्लियामेंट एक प्रकार का हॉस्टल हो गया। हॉस्टल में उसके कुछ हेड होंगे, सब डिविजनल हेड होंगे, और हॉस्टल में जो लोग रहते हैं अंतिम रूप से जो प्रिंसिपल होगी वो हेड होगी, वार्डन। वार्डन है, उससे ऊंची वाली संस्था है, उससे ऊंचे के लोग होंगे जो पूरे मैनेजमेंट को देखते होंगे, और एक उसकी जो प्रिंसिपल एमडी होगी, होगी, मान लेते हैं, हमने माना है। अब कोई भी बिल आता है तो पहले ये बिल पास करना है लोकसभा साधारण बहुमत, यानी लोकसभा में साधारण बहुमत का मतलब जितने सदस्य हैं उनका 50+1। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। यानी 545 का 50+1 से ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। फिर राज्यसभा में ये बिल जाता है तो 50+1 साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। जब ये बिल लोकसभा भी पास कर देती है, राज्यसभा भी पास कर देती है, तो लास्ट असेंट यानी जो आपके हेड है, जो प्रिंसिपल जिसकी बात आती है, वो एक वार्डन अलग होती है, और हेड जो पूरे आपके हॉस्टल को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बनाती है, उनके पास, उनके सिग्नेचर के पास ही ये जो बिल है वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये असेंट अपनी सहमति उस बिल पर दे देते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है, नहीं तो वो विधेयक ही बना रहता है। Isn't it clear? सिंपल मेजोरिटी समझ में आई, यानी 50+1, किसी भी सदन में उपस्थित सदस्यों का आधा प्लस 1। क्लियर? चलिए
तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई बिल, कोई विधेयक किसी राज्य की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करने से संबंधित किसी प्रकार का विधेयक आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी आप इसका बिना उपयोग, यानी इसको आप छुएंगे भी नहीं। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको टच भी नहीं करना है। बिना टच किए हुए आप किसी भी राज्य के नाम, उसकी सीमा को बदल सकते हैं सिर्फ साधारण बहुमत के बल पे। क्लियर? आपने एक और एग्जाम्पल देते हो, अगर नहीं समझ आया, मान लेते हैं आपका जीएसटी है 2017 में से 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। क्लियर? ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके पहले भारत में वैट वगैरह हुआ करते थे, जो सारे इनडायरेक्ट टैक्स को समाप्त करके एक जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स लागू कर दिया गया। क्लियर? ये पहले आपके भारत में ये जो इतने बड़े 395 आर्टिकल्स है, इसमें से कहीं पे भी इसके बारे में वर्णित नहीं था। ठीक है? इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डाला होगा, आपको पता है 279 ए, अभी मुझे क्लियरली याद नहीं है, 279 ए के तहत हमने इसको डाला है। जब हमने इससे जीएसटी को, गुड एंड सर्विस टैक्स 2017 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला होगा, तो हमने संविधान में संशोधन किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101वां संविधान संशोधन किया, और हमने आर्टिकल 368 का यूटिलाइज करके हमने ये पावर लिया, और आर्टिकल्स में हमने संविधान में संशोधन करके ये हमने फीड कर दिया आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर हमको किसी भी राज्य, बिहार है, अब इसकी सीमा को बदल दे, या फिर कल की डेट में बिहार का नाम पाटलिपुत्र रख दे, क्लियर, कल के डेट में बिहार का नाम पाटलिपुत्र या मगध साम्राज्य, मगध रख दे, या इसकी सीमा को इंक्रीज कर दे, तो इससे संबंधित कोई बिल, ये बिल जो लाया जाएगा वो लोकसभा में जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद इसका नाम बिहार से पाटलिपुत्र या मगध साम्राज्य हो जाएगा। इज इट क्लियर? हम इसमें इस आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब उसको छूना भी नहीं है। बिना इसको छुए हुए आप संविधान के इस प्रावधान को, यानी इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 3, आपका आर्टिकल 3 ये क्लियरली मेंशन करता है कि प्रेसिडेंट, सॉरी, पार्लियामेंट हैज राइट, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो एनी कुछ सर्टेन चेंजेस वो कर सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को डिक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकती है, या किसी दो स्टेट को लेकर के एक न्यू स्टेट का निर्माण कर सकती है। तो ये आर्टिकल 3 के तहत ही किया जाएगा। जैसे कि आपका तेलंगाना राज्य का निर्माण हमने किया, वो हमने आर्टिकल 3 का यूटिलाइज किया, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, बस हमने सिंपली आर्टिकल 3 को लिया कि हाँ हाँ ये इसमें ये चीज लिखी गई, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, और हमने एक न्यू स्टेट तेलंगाना राज्य का निर्माण कर दिया। वैसे ही हमने आर्टिकल 2 लिया 2019 में, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत हमने एक नया स्टेट से एक यूनियन, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी। क्लियरली? नेक्स्ट, ये बातें समझ आ गई? एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। 2015 में हमने, आपने अभी मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। हमने वेस्ट बंगाल के, लगभग वेस्ट बंगाल, मेघालय, जो जो आपके बांग्लादेश की कंट्री से बाउंड्री टच आउट करते हैं, मेघालय, आपका त्रिपुरा भी बाउंड्री टच करता है, और मणिपुर, सॉरी मिजोरम, ये 4 कंट्री, सॉरी 4 स्टेट है ऑफ इंडिया, इंडिया के 4 ही स्टेट है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, एक और आसाम भी है, वो भी बाउंड्री टच करता है बांग्लादेश में।
तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन पांचों स्टेट के हमने लगभग 111 एनक्लेव यानी 111 क्षेत्र को हमने बांग्लादेश को दिया। क्लियर? और हमने बांग्लादेश से, भारत ने 55 ऐसे एनक्लेव को भारत में 2015 के एक्ट के तहत हमने उससे लिया। तो आपने देखा, हम भारत के किसी क्षेत्र को, भारत के किसी पार्ट को, ये जो 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट के जो 111 क्षेत्र थे उसको हमने बांग्लादेश को दे दिया, और उसके 55 ऐसे क्षेत्र को हमने अपने में, भारत में शामिल कर लिया। तो वो भारत यूनियन, फर्स्ट इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट बन गया, भारत का एक राज्य बन गया। यानी कि उस राज्य के जितने भी लोग होंगे, जो 55 होंगे, वो भारत की सिटीजनशिप को पाने का अधिकार होगा, आर्टिकल 2। क्लियर? अब आपको मैंने बताया कि हमने अपने क्षेत्र को हमने बांग्लादेश को दिया, यानी इंडिया के क्षेत्र को हमने बांग्लादेश को दिया। तो ये आपके मन में सवाल नहीं उठा कि क्या इससे संबंधित कोई बिल आर्टिकल 368 लाया गया होगा, या क्या किया गया होगा? क्या ये अधिकार संसद को है कि भारत के किसी क्षेत्र को हम बांग्लादेश को दे दें? ये सवाल नहीं आया? हाँ, आया। हमने भारत के 111 क्षेत्र को अगर बांग्लादेश को दिया, तो क्या ये हमारे पास अधिकार है? किसके पास ये अधिकार होगा भारत में कि वो भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया? यानी इस प्रकार का कोई भी विधेयक, आपको मैंने कल ही बताया था 1960 का बेरूपारी केस, जिसने बेरूपारी केस 1959 में जवाहरलाल नेहरू और नूर एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच 1960 में, और उसके तहत ये एग्रीमेंट में बेरूपारी क्षेत्र जो वेस्ट बंगाल का था, हमने उस क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया था। यानी कि एक क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत की किस संस्था के पास ये अधिकार है कि वो भारत के क्षेत्र को बांग्लादेश को दे सकती है? तो पार्लियामेंट। इस बेरूपारी केस में पार्लियामेंट ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दिया कि भारत का, भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को देने का अधिकार वो कार्यपालिकी आदेश के द्वारा नहीं दे सकती। इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। तो हमने इसी चीज को अप्लाई करके 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत हमने भारत में संविधान में संशोधन किया, और भारत के 111 इनक्लेव को हमने बांग्लादेश को दिया, और बांग्लादेश से हमने 55 क्षेत्र को भारत में लिया। इसके लिए हमने अगर किसी भारतीय राज्य को बांग्लादेशी राज्य को दे रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं। यानी ये भारत की सीमा से बाहर जा रहा है, कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को दे रहे हैं, तो उसके लिए हम संविधान में संशोधन करते हैं। लेकिन अगर कोई राज्य पहले ही से भारत में मौजूद है और भारत की सीमा के अंतर्गत है, भारत की बाउंड्री के अंतर्गत है, तो किसी दो राज्य को लेकर के हम एक नए राज्य का निर्माण आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। इसके लिए हमें संविधान में संशोधन नहीं करना है भारत की बाउंड्री के अंदर। लेकिन भारत की बाउंड्री से अगर कोई राज्य बाहर जाता है, तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। क्लियर? अब समझ में आ गई कैसे कोई राज्य को हम किसी दूसरी कंट्री को दे देते हैं? ये अधिकार भी है हमारे पास कि अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं, बाउंड्री जो टच है, जो अनडिफाइंड है, ऐसे एरिया, उसको हम किसी दूसरे राज्य, दूसरी कंट्री को भी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, कुछ परिवर्तित करते हैं, क्योंकि आपकी जो कानून व्यवस्था का जो सर्वोत्तम इकाई है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। सर्वोच्च विधि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपके देश की व्यवस्थाएं चलती है। तो पहले हम इसमें चेंज करेंगे, संविधान में संशोधन,
और उसके बाद हम ऐसे क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को देते हैं या विदेशी राज्य से अपने क्षेत्र में कोई शामिल करते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि 3 उसमें राज्य हैं, एक यूनियन वैसे राज्य जो संघ में शामिल है, दूसरा मैंने आपको उन राज्यों की कैटेगरी बताया जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, आर्टिकल फर्स्ट, और तीसरे वैसे राज्य हुए जिनका भविष्य में कभी अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये जो तीसरा टाइप का जो स्टेट है वो आपका, आपने देखा 2015 में हमने बांग्लादेश के 55 एन्क्लेव को अपने में शामिल किया। तो आर्टिकल फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने ये चीजें की। क्लियर? लिख लिया? कुछ बताना है, कुछ पूछना है? क्लियरली है? लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आप लिखिए, कुछ ऐसे आयोग बनाए गए थे जो मोस्टली पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके पूछे जाते हैं। अब तक के जो पूछे गए हैं वो आप जान लो। कुछ ऐसी समितियां जो राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। सबसे पहला है आपका धर आयोग। बहुत बार आपकी एग्जामिनेशन में, इवन यूपीएससी में तो बहुत बार भी पूछा जा चुका है। इसका जो गठन किया गया था जून 1948 में, और इसने जो डिलीवर किया ये लगभग नवंबर या दिसंबर में ही। इस आयोग को हमने गठन किया राज्यों के संदर्भ में। आप जानते होंगे कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में एक ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र थे, दूसरे प्रिंसली स्टेट थे, जिनको आप देशी रियासतें कहते हैं, जहां पे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, देसी स्टेट, यानी जिनको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तीसरे ऐसे आपको बताया था कमिश्नर्स होते थे। कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां कमिश्नर होते थे, कुछ ऐसे राज्य होते थे जहां पे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का बहुत ज्यादा अधिक संख्या में वो रहते थे। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी 552 ऐसी देसी रियासतें थी जहां पे राजा तो रहते थे, लेकिन ये जो राजा रहता था वो ब्रिटेन के अंडर कंट्रोल में रहता था। यानी कि इस राजवाड़े क्षेत्र में जो भी आपकी फॉरेन से संबंधित विदेश नीति होगी या फिर उसकी पुलिस व्यवस्था होगी, यानी प्रशासन से संबंधित उसकी पुलिस व्यवस्था और उसके टैक्स आर्थिक, वो अधिकार ब्रिटेन के पास था। 1947 से पहले जो भी ऐसे राज हुआ करते थे, ये तीनों के तीनों अधिकार, विदेश मामले, पुलिस व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ये ब्रिटेन की कंट्रोल में हुआ करता था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो 552 में से 549 जो देसी रियासतें थी वो भारत में, जब भारत आजाद हुआ तो ये भारत में ये शामिल हो गई। केवल 3 ऐसे राज्य थे जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। इनको, जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह यानी कि लोगों के मत के द्वारा हमने इसको भारत में शामिल किया। हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे और इसको हमने पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया। और जम्मू कश्मीर को तो एक अलग ही है, विलय पत्र हरि सिंह के द्वारा, विलय पत्र के द्वारा हमने जम्मू कश्मीर को भारत में डिसॉल्व किया। आपने ये 540 549 जितने भी देसी रियासतें ये भारत में खुद ब खुद 1947 के बाद खुद ब खुद शामिल हो गए। लेकिन ये जो 3 देसी रियासतें थी, ये कुछ नफरत, जैसे फैमिली होती है, फैमिली में कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे होते हैं जो पेरेंट्स का हर एक बात मानते हैं, चलो भाई जैसे कहने लगते हैं। कुछ बच्चे एकदम नखरेबाज होते हैं,
सेम एज इट इज समझ लो, ये 3 ऐसे राज्य थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो बहुत ज्यादा नखरा करते थे। जूनागढ़ का अपना कहना था कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हैदराबाद का अपना कहना था कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का कहना था कि हम एक अलग ही राज्य बन के रहेंगे। लेकिन इन सभी राज्य, जो इतने बड़े राज्य हैं 552 और प्लस जितने भी 11 राज्य हुआ करते थे पहले 1947 में, इनको भारत में किस प्रकार से शामिल किया जाए इससे संबंधित व्यवस्थाएं नहीं थी। इसके लिए हमने जून 1948 48 में एक धर कमीशन बनाया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। राज्यों का निर्माण प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने से संबंधित किसी राज्य का निर्माण किया जाएगा, न कि किसी राज्य का निर्माण भारत में भाषाई आधार पर किया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर ऑन दैट टाइम 1948 में अगर किसी राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ होता तो क्या होता? वो आज की डेट में एक अलग सा स्टेट या अलग सा कंट्री की मांग कर देता, उसकी अलग पहचान होती। लेकिन इस कमीशन की ये रिपोर्ट बार बार पूछी जाती है आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में, इवन यूपीएससी में तो ये आया हुआ भी है, धर कमीशन। 1948 में आपको मैथ द फॉलोइंग में आया, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको बनाया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1948 में पब्लिश्ड की। और इस पब्लिशिंग में ये कहा गया कि भारत में जो राज्यों का निर्माण करना चाहिए, एक सजेशन दिया कि उसमें लैंग्वेज की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देकर के हम किसी राज्य का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हम किसी भी राज्य का निर्माण करेंगे तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे करेंगे। ये इस धर कमीशन का पहला रिपोर्ट था। दूसरा कमीशन फिर उसी साल जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लोगों को से मिलकर के एक और कमीशन, जस्ट इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, उसके बाद ही दूसरी फिर से कमीशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गठित कर दी गई। और इसने अगेन अनऑफिशियली रूप से फिर से भाषा को के आधार पर राज्यों के गठन को रद्द कर दिया, यानी किसी भी राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इस बात को उसने औपचारिक ऑफिशियली रूप में अस्वीकृत कर दिया। क्लियर है? ये भी त्याग है कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी जेबीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल और पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा ये जो कमीशन बनाया गया था, इसने भी यही बात कहा कि औपचारिक ऑफिशियली रूप से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। क्लियर? तीसरा एक फिर कमीशन बनता है, फजल अली आयोग। ये 1953 में बना। इसने ये बताया, इसने इस दोनों कमीशन की रिपोर्ट से अलग अपनी रिपोर्ट दी। 1953 में इसका गठन हुआ और इसने ये बोला कि भारत में राज्यों का जो गठन हो वो भाषा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन इसने ये बताया कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन एक स्टेट वन लैंग्वेज की पॉलिसी भारत में नहीं चलेगी। यानी एक राज्य में एक लैंग्वेज का जो आधार है ये भारत में नहीं चलेगा। क्लियर? इस चीज को उसने रद्द कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। भारत में अगर आपको राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर करना है तो आप करिए, लेकिन एक राज्य में केवल एक भाषा चलेगी ऐसा नहीं हो सकता। इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर साथ ही इसने ये बताया, कुछ पैरामीटर्स बताया
कि राज्यों का निर्माण एक तो सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। किन आधारों पर राज्य का निर्माण हो? तो सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाषा व संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं। तीसरा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर सकते हैं। और प्रत्येक राज्य में लोगों के उत्थान के लिए इस प्रकार के राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ये लिख के लेकिन ये आपका 1956 में ही आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण जो किया गया वो भाषा के आधार पर किया गया। कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें वहां पे की भाषा बहुत ज्यादा प्रथम हो गई और उसके आधार पर हमने 1956 में जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, 1953 में जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 6 महीने बाद फजल अली आयोग, इसके आधार पे आंध्र प्रदेश पहला राज्य है भारत का जिसका निर्माण जो हुआ है वो लैंग्वेज के आधार पे हुआ है। आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है कि किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है, तो वो आंध्र प्रदेश राज्य है जिसका निर्माण आपका भाषा के आधार पर किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? 1956 में वहां हिंसक गतिविधियां आरंभ हो गई थी आंध्र प्रदेश में जिसकी वजह से ये पहला भारत का राज्य है। आप वहां पे पीटी में भी लिख लेना, पब्लिक सर्विस कमीशन पीटी पहला राज्य है भारत का जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। इसी प्रकार फिर 1960 में आपको बंबई को तोड़ करके हमने दो राज्य बनाए, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र में मराठियों का और गुजरात में गुजराती भाषा का, गुजराती लोगों का। सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर हमने बॉम्बे को दो राज्यों में विभाजित किया। पहले बॉम्बे एक हुआ करता है, आपका वर्तमान का जितना गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये पूरा लेकर के आपका एक स्टेट बनता था बॉम्बे। 1960 में इसको महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग स्टेट में डाइवर्सिफाई कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे एक घर कमीशन है जो कि राज्यों के गठन से संबंधित है। दूसरा जेबीटी कमीशन है, जवाहरलाल नेहरू, विपिन चंद्र पाल और पटाभी सीतारमैया, ये दूसरा कमीशन। तीसरा है फजल अली आयोग, इसने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जा सकता है लेकिन एक राज्य में एक भाषा का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा। इसके लिए उसने 4 पैरामीटर्स बताए कि किसी भी राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक एकता के आधार पर, एकता अखंडता सुरक्षा के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक गतिविधियों और लोगों के उत्थान कल्याण से संबंधित आप किसी भी राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये नोट में है कि 1956 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका निर्माण भाषा के आधार पर किया गया। क्लियर? ये कुछ फैक्ट्स थे, ये सारे लिख लिए, लिख लिया। ये धर कमीशन लिख लिया, जून 1948। जून 1948। धर कमीशन जून, दिख रहा है, 1948। और इसने ये बताया धर कमीशन ने कि किसी भी राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ये ये इसकी मेन थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका जे जवाहरलाल नेहरू, विजय पाल और पट्टाभी सीतारमैया, सॉरी ये पी है। जे बीपी कमीशन, ये दिसंबर 1948 में इसको गठित की गई थी, जेबीपी कमीशन को। और इसमें ये कहा गया था जेबीपी कमीशन में कि औपचारिक आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकृत कर दिया। औपचारिक रूप से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकृत। अच्छा, यहाँ पे जे जे भीपी है, ठीक है, सॉरी सॉरी बी है, बी। हाँ, जे बी बी, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा ओके, जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल और ये पटाभी सीतारमैया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, क्या बताया अभी आपको, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया, ठीक है, इनके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। तीसरा, तीसरा आपका कमीशन है फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन। ये 1953 में ये बनी थी। और इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकृत किया। फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को, इस कमीशन ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकृत किया। भाषा के आधार पर, हाँ। और स्टार मार्क लगाइए, वहां लिखिए आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु भाषा के लिए है, ब्रैकेट में तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज या तेलुगु भाषा, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा ब्रैकेट में। यहाँ पे इसका डोमिनेंस है, ये ज्यादा वहां पे मौजूद है। ब्रैकेट में, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका निर्माण भाषा के आधार पर किया गया, जिसका निर्माण भाषा के आधार पर किया गया, यानी लैंग्वेज इसमें प्रायोरिटी देनी। क्लियर। फिर एरो लगाइए, स्टार मार्क, इसमें ये लिखिए बिहार, सॉरी बिहार, झारखंड, झारखंड, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये तीनों राज्य का निर्माण 2000 नवंबर 2000, नवंबर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000, कॉमा, बिहार, क्रमशः ऐसे लिखना, क्रमशः बिहार, क्रमशः बिहार
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से किया गया, से किया गया, क्या मतलब हुआ उसका? यानी जो झारखंड वर्तमान का है उसका निर्माण 2000 में आपका बिहार से किया गया। छत्तीसगढ़ जो आपका वर्तमान में स्टेट है उसका निर्माण 2000 में मध्य प्रदेश राज्य से, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित करके हमने छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य दिया। तीसरा उत्तराखंड, उसको भी हमने उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट बनाया उत्तराखंड। क्लियर? चलिए इतनी तक कुछ थे, और कुछ बेसिक्स मैं आपको टेक्स्ट यहाँ भेज दूंगी या कल आपको बता देंगे। आप कुछ टेक्स्ट है आज के लिए इतनी, फिर कल मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।